नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर है हमारे 45 से। तो क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है, एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश यानी गलती से उसने इसे 73 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 648 अधिक था, वह संख्या बताओ। तो ध्यान रखना हमेशा इस बात का, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में गुणा करते समय अगर त्रुटि हो जाए, त्रुटि मतलब गलती या मिस्टेक, एरर, कभी भी आपका क्वेश्चन है कि गुणा करते समय गलती हो गई है, ध्यान रखना केवल और केवल गुणा की ही बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, जो आपने सही गुणा करनी हो वो लिख देना है यहां, और जो गलती से गुणा कर दी वो लिख देना है यहां, और इनको घटा देना है। मैंने क्या बोला, सही गुणा यहां, गलत गुणा यहां लिख देना x, और ये बराबर आएगा जो आपका उत्तर आ गया, या तो वो अधिक होगा और या फिर वो कम हो जाएगा। देखो बात समझना, सही गुणा माइनस गलत गुणा, आप गलत गुणा और माइनस सही गुणा ये आगे पीछे भी लिख सकते हो। अब ये क्या होगी, ये होगी x बराबर है वो संख्या जिससे गुणा करनी थी। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो मुझे 5 की गुणा 10 में करनी है, 5 की गुणा 10 में करनी है, लेकिन गलती से मैंने 5 की गुणा 6 में कर दिया। तो देखो ऐसा करने पर मेरा उत्तर सेम तो होगा नहीं, या तो वो कम होगा या अधिक होगा। तो बस मैंने ये लिखा, या तो या कम लिख दो या अधिक लिख दो, जो भी है आ रहा होगा। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस बात को। तो क्वेश्चन ने कहा है 37 से गुणा करने को कहा गया, यानी जो सही गुणा जो थी वो तो थी 37 माइनस, और उसने गलती से किससे गुणा कर दिया, 73 से। तो ये आप लिख दो यहां पर 73, सॉरी ये तो x, यहां x लिख दो। अब उसका उत्तर या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा, सवाल में लिखा है 648 अधिक आ गया, बस ये यहां लिख दो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मॉड है, ये मॉड में लिख दो चाहे तो, इसे मॉड मतलब यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है जी, ऐसे मैं मॉड लगा देता हूँ, बस इतना सा काम आपको करना है। तो इसे सॉल्व कर दो। देखो बड़े से ही छोटा घटता है ना, तो बड़ा ये है, तो 13 में से 7 जाएंगे 6, यहाँ कितना बच गया 6, 36, और ये बराबर हो गया 648। अब इसे भाग कर दो, 36 से जाएगा एक बार, और 6 8 48 8 बार, तो x का मान आ गया 8। x क्या थी, वो संख्या जिससे गुणा करनी थी, और क्वेश्चन भी हमसे ये बोल रहा है किससे गुणा करनी थी। तो आपका जो आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। 46 में लिखा है, एक छात्र को किसी संख्या से 11/23 से गुणा करने को कहा गया, मगर उसने 11/23 से भाग दे दिया, जिससे वास्तविक परिणाम 1224 अधिक हो गया। तो बताओ संख्या क्या है। तो सवाल देखो, सबसे पहले जो सही गुणा करनी थी, सही गुणा यानी जो करेक्ट था वो गुणा करनी थी, और घटनी किससे थी जी, 11/23 से। लेकिन उसने गलती से गुणा की बजाय भाग कर दिया, वो भी 11/23 से। तो करनी थी 11/23 से गुणा, उसने 11/23 से कर दिया भाग। अभी मैंने आपको बताया था कि जब केवल गुणा में गलती हो जाए, यहां पर गुणा में नहीं गलती हुई, यहां उसने क्या करा, भाग कर दिया। तो इस लाइन को देखो, इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, उसने भाग कर दिया, या आप बोल दो उसने गलती से 23/11 से गुणा कर दी। अगर मुझे भाग को गुणा या गुणा को भाग बनाना हो तो इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, अंश का हर का अंश। अब मेरा सवाल ये है, ये
सही गुणा करनी थी 11/23 से, गलती से गुणा कर दी 23/11 से, तो उत्तर उसका 1224 अधिक आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो सही गुणा करनी हो वो यहाँ लिख दो, जो गलत गुणा कर दी उसे यहाँ लिख दो, और जो उत्तर अधिक या ज्यादा आ जाए उसे लिख दो। कितना उत्तर अधिक या ज्यादा है? 1224। बस इसे सॉल्व कर देना है। तो जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ जब आप गुणा करोगे तो 3, 3 और 2 5 और ये 2, ये तो इतना आ गया, और 11 और 11 होता है 121, और 23 का होता है 529, ये घटा दो, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 बराबर 1224। ठीक है, ये माइनस में मगर मॉड लगा हुआ था तो मैंने प्लस में ही ले लिया, ऐसे ले लिया इसे। ये इसके बाहर जा रहा है 8 3 3 बार ये कट रहा है, तो x की वैल्यू आएगी जब आप 253 की गुणा 3 में करोगे तो 3 3 9, 5 3 15, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारी जो सही संख्या आ गई जिसे गुणा करनी थी वो थी 759, और ये है आपके ऑप्शन नंबर सी में। 47 में लिखा है 1 सही 3/4, 2 सही 1/2, 5 सही 7/12, फिर कॉमा है 3 सही 1/3 तथा 2 सही 1/4 के योगफल में से छोटी से छोटी कौन सी भिन्न घटाई जाए कि परिणाम एक पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक मतलब जैसे 1 2 3 पूर्णांक होना चाहिए, कोई भिन्न नहीं होना चाहिए। तो हमें दिया 1 सही 3/4, 2 सही 1/2 और 5 सही 7/12 तथा 2 सही 1/4। सवाल कहता है इनके योगफल में, ये रहा योग, मैंने सबका योग कर दिया। 1 2 3 4 संख्या है ना, 1 2 3 1 2 3 4, एक रह गया इसमें, क्या रह गया? 3 सही 1/3 तथा 2 सही 1/4। कह रहा है इनके योग में ऐसा आप क्या घटा दो, कम से कम छोटी से छोटी भिन्न, ताकि ये जो रिजल्ट आए ये एक पूर्णांक आए। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज लिखी जैसे 2 सही 1/2 तो इसके बीच में यहाँ पर प्लस साइन छुपा हुआ रहता है, तो आप इसे बोल सकते हो 2 + 1/2। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ सबके बीच में प्लस साइन छुपा हुआ है, ठीक है, उसकी बातें बाद में कर लेंगे। तो ये पूरी संख्या 1 और 2 3, इन्हें जोड़ देते, 3 3 और 5 8, 8 और 3 और 2 5, ये सब तो हो गया 13। अब बचा मेरे पास यहाँ क्या, 3/4, 1/2, 7/12, 1/3 और 1/4, ये बचा। देखो ये भी 4 है 1/4, ये भी 1/3 है, खाली इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 4/4, तो ये भी बन जाएगा 1, इसे भी आगे लिख दो 1। यानी अभी तक मेरे पास हो गया 14, और इनको सॉल्व कर दो, इनका एलसीएम कितना है 12, तो 2 ये जाएगा 6, ये 7 और ये 4, तो ये मेरे पास आया 14 प्लस ये हो गया 17। देखो ये 17 हो गया ना, 17/12 को बोलेंगे 1 सही, चलो मैं लिख देता हूँ पहले तो 17/12, और 17/12 को हम बोल सकते हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ 1 सही 5/12। और अभी मैंने कहा था कि इसके बीच में प्लस छुपा हुआ होता है, तो जब मैंने उन सारी भिन्नों को सॉल्व करा तो देखो 14 और 1 15, ये तो हो गया 15 प्लस 5/12, ये आ गया मेरे पास। मैं इसमें से कम क्या घटा दूं कि जो बचा हुआ संख्या है वो एक पूर्णांक हो जाए। तो अगर मैं 5/12 को ही घटा दूं तो देखो ये कट जाएगा और बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्णांक। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कम से कम क्या घटा दे, जो मेरा ये फालतू आ रहा है मैंने इसी को घटा दिया, यानी 5/12 से घटा दिया इसे, तो जो मेरा आंसर निकल के आया वो एक पूर्णांक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है 3 भिन्नों का योग है 2 सही 11/24। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। जो बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है, ये भिन्न आपको बतानी है, और ऑप्शन ए बी सी में आपको भिन्न दी है और डी है, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कहते हैं मैंने माना कोई 3 भिन्न है मेरे पास, ये 1 2 और ये 3, चलो मैं इसको भिन्न के रूप में लिख देता हूँ। मान लो ये है a/b
ये कुछ भी लिख दो, मान लो c/d, ये कुछ भी लिख दो m/n। ये इनका योग मुझे दिया है 2 से 11/24। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 24 दूनी 48 प्लस 11/24, ठीक है जी। चाहे तो आप इसे भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9 इतना बटे में 24, ठीक है। हमें इसकी जरूरत नहीं। अब बातों को समझना, अगर मैं 1/2, 1/3 और 1/4 मान लो कोई भिन्न है इनसे अलग, और मैं इन्हें जोड़ता हूँ, तो यहाँ नीचे जो आता है वो इन तीनों का एलसीएम ही तो आता है 4 इन सब का एलसीएम कितना है 12। तो यहाँ पर जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये वाली जो संख्या या तो 12 होगी या कोई ऐसी संख्या होगी जो 12 के मल्टीपल में होगी। मान लो ये ऊपर कट भी रही होगी, वैसे तो 12 होगी या 12 का गुणज होगी, ठीक है ना। यानी कुल मिला के अगर कोई भिन्नों को मैं जोड़ूं तो नीचे वाली संख्या इनका एलसीएम आती है, ये बात हम समझ गए। अब जो हमें जो भिन्न दिए, जब मैंने इनको जोड़ा इनको, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 24 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो मुझे भिन्न दिए और इनका ये जो हर है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। अगर मैं ऑप्शन से देखूं, ए ऑप्शन कहता है 3/5, 4/7 और 2/3। अगर मैं इन्हें जोड़ूं, क्या इनका एलसीएम 24 आ रहा है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। अगर मैं बी ऑप्शन की तरफ जाऊं, 7/8, 5/6 और 3/4, तो 6, 8, 4 इनका एलसीएम देखो 24 होता है। तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये नीचे यहाँ 24 हो रहा है, ए में तो हो नहीं रहा था। और अगर आप सी को चेक करोगे, 7/9, 2/3 और 3/5, तो देखो इनका भी एलसीएम 24 नहीं हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से कर लेंगे, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए 49 को देखते हैं, क्या कहता है 49। 1/4 तथा 1/6 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि 3 भिन्नों का औसत हो जाए 1/12। 1/4 और 1/6 के योगफल से, इन दोनों के योग से ऐसा क्या आप घटा दें कि इनका एवरेज कितना आ जाए, एवरेज 1/12। देखो ये जो एवरेज है ये कितनी भिन्नों का है, 3 भिन्नों का। अगर मुझे योग निकालना है, यानी ये 3 संख्याओं का एवरेज है 1/12, 3 भिन्न 3 संख्या, योग निकालना होगा तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज 1/12 हो जाए 3 भिन्नों का, और मैं अगर योग की बात करूं तो योग मेरा कितना होना चाहिए, 1/4। तो अब इस सवाल में चलते, जो हमसे पूछा है, सवाल कह रहा है 1/4 प्लस 1/6 में क्या घटाएं कि एवरेज 1/12 हो जाए या फिर योग 1/4 हो जाए। तो अब मुझे इनको यहाँ घटाना है और योग बराबर चाहिए 1/4, मुझे ये चाहिए। तो आप खुद देखो, मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए यहाँ। तो अगर मैं यहाँ यही घटा दूँ 1/6, तो देखो ये कट जाएगा, यही तो बचेगा। अब क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था क्या घटाया जाए, तो हमारा आंसर आ गया 1/6 घटा दो, तो ये कट जाएगा, यही बच जाएगा, और यही हमें चाहिए। क्या कहते हैं, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर 18 से 26/27 प्राप्त होता है, भिन्न बताओ। तो सवाल ये कहता है कोई भिन्न है, मान लो a/b, ये भिन्न है, उसे उसी भिन्न से गुणा कर दो, a/b से ही गुणा कर दो, और इस भिन्न के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, यानी इससे भाग कर दो। तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 18 से 26/27। तो कहता है भिन्न बताओ। अब हम इसको a/b, ये भी a/b, और भाग को अगर मुझे गुणा बनाना है तो ये उल्टा हो जाएगा a/b। और जब आप इसे सॉल्व करोगे 27 की 18 में और प्लस 26 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 512/27। आप जोड़ लेना, मैं समय बचाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ गौर से देखूँ, देखो इस चीज़ में
तो ये a की क्यूब भी तो लिख सकते हैं इसे मिटा के, ये बराबर इतना है। और ये क्यूब जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या बन जाएगी, क्यूब रूट। और ये किसका क्यूब रूट होता है, 8 का, और ये होता है 3 का। तो मैं बोल सकता हूँ a बटा b जो है वो बराबर है 8 बटा 3 के। लेकिन क्वेश्चन ने जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें 8 बटा 3 तो है नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 और बचा कितना 2। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 2 सही 2 बटा 3 ये मेरा राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर सी में। ये बढ़िया सवाल है, जरा समझना। एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बांटे। यदि उसके मित्र 5 अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता। बताओ उसके पास कितने मित्र थे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे 100 रुपये बांटने, ठीक है जी। मैंने माना मैंने कि जो उसके मित्र थे वो है x। तो अगर कोई मित्र ज़्यादा या कम नहीं होता तो प्रत्येक के हिस्से में देखो कितने पैसे आते हैं। 100 लोग हैं और x 100 रुपये हैं, x मित्र हैं, तो 100 बटा x आता प्रत्येक में। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है यदि मित्र 5 अधिक होते, तो अब क्वेश्चन के अनुसार पैसे तो 100 हैं, लेकिन मित्र जो है ये 5 अधिक अगर हो जाते तो अब 1 रुपये कम आता सबके हिस्से में। पहले आता था इतने रुपए और अब आ रहा है इतना रुपए, लेकिन जो अब वाले पैसे हैं ये इससे 1 कम है, ये वाली चीज कम है। तो अगर मैं 100 बटे x माइनस 100 और x प्लस 5 को घटा दूं तो बराबर आ जाएगा 1, ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करने लग गया, 100 कॉमन लेके वहां पहुंचा दिया और द्विघात समीकरण बना लिया, या तो सवाल काफी लंबा हो जाएगा। तो अब आपके पास देखो 2 तरीके, यहाँ से या तो मैं ऑप्शन उठाऊं, तो ऑप्शन है मेरे पास 20, 25, 30 और 35। अगर मैं यहाँ 30 रख दूं, 30 इस ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ 30 और 5 35 रखना पड़ेगा। देखो ये तो कट ही नहीं रहा, ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। अगर मैं 25 रख दूं तो 25 तो चलो 4 कट रहा है, लेकिन 25 और 5 30, ये भी नहीं कट रहा। अगर मैं 20 रख दूं तो ये हो गया 20 और ये 20 और 5 25, तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 4 और 5 में 4 जाएगा 1। तो इसका मतलब है x का मान 20 है और मैंने माने थे सारे मित्र x है, तो आपका आंसर आ गया उसके मित्र कितने थे 20। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, अब जरा देखना, इसकी ट्रिक समझना। जब भी आपका इस प्रकार का सवाल आए, जब भी कितने रुपए हैं, मित्र ज्यादा हो गए या कम हो गए, कितने रुपए थे जी 100 रुपए। हमेशा ध्यान रखना मित्र मान लो लोग और यहां पर है पैसा। अगर आपके पास लोग फालतू होंगे यानी ज्यादा लोग आ जाएंगे तो प्रत्येक के हिस्से का पैसे में कमी आ जाएगी। मान के चलो आप 10 लोग हो और आपने कहा कि 1000 रुपए करने इकट्ठे, तो 10 लोग 1000 करने, प्रत्येक के हिस्से में कितना आया 100 रुपए, यानी 1000 करने 10 लोग हैं 100 रुपए आया। अब लोग हो गए 20, लोग बढ़ गए, पैसे 1000 ही करने, तो अब आपके हिस्से में आएंगे 50-50 रुपए। यानी जैसे ही लोग ज्यादा हो जाएंगे तो पैसा आपका कम हो जाएगा। अगर लोग कम हो गए तो प्रत्येक के हिस्से वाला पैसा ज्यादा हो जाएगा। ये तो होगी एक बेसिक सी बात। अब इस क्वेश्चन में 51 ने लिखा है कि 5 आदमी ज्यादा हो गए तो प्रत्येक के हिस्से में 1 रुपए की कमी आ गई, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेनी है। 5 गुणा 1 कितना आ गया 5, और ये जो 100 रुपए हैं इनसे भाग कर दो, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएंगे जो शुरुआत में आपके जो लोग थे, जो मित्र थे। तो कितने मित्र थे आपके 20, ये आपका आंसर आ गया। मान लो ये सवाल होता 5 कम है 1 रुपए ज्यादा, तो भी 5 गुणा 1 ही आपको करना है। माधुरी के पास 50 रुपए और 100 रुपए के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपए हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ क्या है। तो ये सवाल मैं आपको बताने वाला हूं एलिगेशन मेथड से।
ये मैंने एवरेज जब चैप्टर कराया था औसत, वहाँ पर भी बता रखा है। जो पहली बार देख रहे हैं तो वो औसत देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बताता हूँ एलिगेशन होता क्या है। यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, जैसे हमें यहाँ दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक 50 रुपए के नोट और एक 100 रुपए का नोट। तो 50 रुपए के नोटों का एवरेज 50 है क्योंकि वो 50 के नोट है, और 100 के नोटों का एवरेज है 100 क्योंकि वो 100 के नोट है। अब हमें यहाँ पर बीच में एक संख्या लिखनी होती है जो सारे यानी 50 और 100 के नोटों का एवरेज होगा, वो हमें यहाँ लिखना है। तो अब हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, कुल धन हमें दे रखा है 5000 का, और कुल जो नोटों की संख्या है यह हमें दे रखी है 85 नोट है। ठीक है जी। अगर मैं यहां से एवरेज निकालूं, एवरेज, तो कुल धन है 5000 और 85 से अगर मैं भाग कर लूं तो 5 से जाएगा 17 बार और 5 से जाएगा ये 10 बार, तो मेरे पास आ जाएगा 1000 बटे में 17 एवरेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ बीच में लिख दिया एवरेज 1000 बटे में 17। अब जरा ध्यान से समझना, जब आप एलिगेशन लगाओगे ये 17 है, मैं अगर 17 से यहाँ गुणा करूँ तो ये 17 हट जाएगा, तो मुझे 17 से यहाँ भी गुणा करनी है और 17 से यहाँ भी गुणा करनी है। तो अब ये 17 से 17 हट गया, यहाँ पर मेरे पास बचा 1000 और यहाँ बच गया 17 पंजे 85 यानी 850, और यहाँ मेरे पास बच गया 1700। तो मैं थोड़ा साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मेरे पास बच गया 850, यहाँ 1700 और यहाँ हो गया 1000। अब इसमें से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो, जब आप यहाँ घटाओगे ये आ गया 150 और यहाँ घटाओगे ये आ गया 700। इनका एवरेज बना लो, 5 से जाएगा ये 3 बार और 5 से जाएगा 14 बार, तो ये 14 अनुपात जो 3 आया ये मेरे नोटों का अनुपात आ गया। 50 और 100 के नोट है वहाँ 14:3 में। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल धन है 85 नोटों के और मेरे पास इनकी संख्या है 17 पंजे 85। तो अगर मैं यहाँ गुणा कर दूँ तो 14 पंजे 70 होते हैं और यहाँ मैं गुणा कर दूँ तो 5 तिया होते हैं 15। तो मेरे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या 70 निकल के आई और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 निकल के आई। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 50 रुपए के कितने नोट हैं, तो आपका आंसर आया 17 नोट। क्वेश्चन ने बोला है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक लड़कों ने उतने रुपए दिए जितने लड़कियों की संख्या है और प्रत्येक लड़की ने उतने रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या है। यदि कुल इकट्ठा धन 1600 रुपए है तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है। अब जरा ध्यान से समझना, ये है लड़के बॉयज और यहां मैंने मान ली लड़कियां। बात गौर से समझना, आप लड़के कुछ भी मान लो अपने मन से, मैंने माना 10 लड़के हैं, माना 10 है, लड़कियां कुछ भी मान लो और मैंने माना 20 लड़कियां हैं। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि लड़के प्रत्येक लड़के उतना पैसा दे रहे हैं जितनी लड़कियों की संख्या और प्रत्येक लड़कियां उतना पैसा दे रही हैं जितनी लड़कों की संख्या है, लड़के 10 हैं लड़कियां 20 है, तो प्रत्येक लड़का कितने पैसे देगा 20 रुपये और प्रत्येक लड़की कितने पैसे देगी 10 रुपये। अगर मैं कुल धन इकट्ठा करूं लड़कों से, 10 लड़के प्रत्येक ने 20 रुपये दिए तो मेरे पास धन होगा 200। 20 लड़कियां प्रत्येक ने 10 रुपये दिए तो यहाँ पर भी मेरे पास इकट्ठा होगा 200 रुपये। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर धन दिया और लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर धन दिया, तो लड़कों का धन और लड़कियों का धन दोनों के दोनों सेम होगा, जितना धन ये देंगे उतना ही धन ये भी देंगे। ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि इनकी जो टोटल संख्या है वो बराबर है 60। मैंने लड़के x मान लिए तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 60 माइनस x। लड़के दे रहे हैं उतना पैसा जितनी लड़कियों की संख्या है यानी 60 माइनस x, और लड़कियां उतना पैसा दे रही है जितने लड़कों की संख्या है x, और टोटल इनसे जो पैसा इकट्ठा हुआ वो हुआ 1600 रुपये।
तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा सवाल होगा, देखो आप मेरी बात समझना, इनकी गुणा कर दो तो 60x गुणा में x आया, इसकी भी कर दो 60 माइनस x गुणा में x आया। इसका मतलब लड़के और लड़कियां दोनों बराबर धन दे रहे हैं, जितना धन लड़के दे रहे हैं उतना ही लड़कियां दे रही है। टोटल धन है 1600, अगर मैं इसका आधा कर दूं यानी लड़कों ने 800 रुपये दिया है, लड़कियों ने भी 800 रुपये दिया है, ये बात आप समझ गए। तो मैं अगर इसे ना सॉल्व करूं, खाली इसे कर दूं, इसकी अगर मैं यहाँ गुणा करूं, यानी चलो मैं लिख देता हूँ 60 माइनस एक्स, ये मुझे समझ में आ गया, ये बराबर 800 रुपये के। मुझे सॉल्व करना है 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 800, ये पूरी चीज़ मैं बराबर के उधर ले जाऊँ, तो जब ये बराबर के वहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का 60x प्लस 800 बराबर किसके हो गया 0। अब यहाँ से मैं इसे द्विघात समीकरण की तरह सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 गुणा 20 अगर मैं कर दूँ, देखो 40 गुणा 20 800 हो जाएगा, प्लस 800 बराबर 0। अब जब आप द्विघात समीकरण सॉल्व करते हो तो क्या करना होता है, इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 40, इसमें क्या कॉमन है माइनस के 20, तो यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 40 बराबर आ गया 0। तो यहाँ पर मेरे दो मान निकल के आए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ x माइनस 40 और x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, दो वैल्यू मेरी आ गई, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसे। तो जब दो वैल्यू आती है इसका मतलब होता है x माइनस 40 भी 0 के बराबर है तथा x माइनस 20 भी 0 के बराबर है। तो जब ये 0 के बराबर है, यहाँ x की वैल्यू 40 हो गई और यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई है 20। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और x मैंने लड़के माने थे, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि लड़कों की संख्या 40 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। मगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ, और हमने कहा लड़कों की एक निश्चित संख्या तो आ नहीं रही है, 40 भी सही है और 20 भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि हम दावे से नहीं कह सकते कि लड़के 40 हैं या फिर 20 हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, आंकड़े अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं, इनमें से 1/2 महिलाएं विवाहित है तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हो और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हो तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले है यहाँ महिला और आगे मैं कहीं लिख देता हूँ पुरुष। ठीक है, महिला और पुरुष मैंने एक साथ लिख दिया। तो 1/3 महिलाएं, 1/3, चलो मैं पुरुष को ना यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा आगे, ये पुरुष है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यानी यहाँ महिलाओं का हिसाब, यहाँ पुरुषों का हिसाब। तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 1/3 महिलाएं। अब ध्यान से समझना, जो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती यही हो जाती है, यहाँ एक बात छुपी हुई है जो आपको खुद पहचाननी है, वो ये 1/3 महिलाएं, ये जो नीचे वाली संख्या होती है टोटल को रिप्रेजेंट करती है, यानी 3 में से 1 महिला है, 3 में से 1 महिला। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 3 में से 2 पुरुष हो जाएंगे। अगर 1/3 महिलाएं हैं तो 2/3 पुरुष हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में ये वाली जानकारी छुपी हुई थी, दी नहीं थी, लेकिन ये हमें चाहिए जो हमें मिल गई। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। महिलाओं का 1/2 विवाहित है, इतनी तो महिलाएं, और इसका 1/2 विवाहित है, कर लिया 1/2। अब विवाहित में भी 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं, ये सारी विवाहित महिला आ गई और इसके 1/3 के बच्चे हैं। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 6×18, 1/18 महिलाओं के बच्चे हैं, ये खाली महिलाएं हैं। अब पुरुष की बात सुन लो, 3/4 पुरुष विवाहित हैं, ये तो कुल पुरुष हैं, और इसका 3/4 विवाहित हैं, और इन विवाहित के भी 2/3 के बच्चे हैं, तो 2/3 के बच्चे, तो 2 दूनी 4 और 3 से ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1/3। तो ये 1/3 कौन है, 1/3 पुरुषों के जिनके बच्चे हैं।
अब हम देखते हैं कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। तो हमने देखा 1/18 महिला और 1/3 पुरुष। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो एलसीएम आ गया 18, यहाँ पर 1 आया और यहाँ 6। तो मैंने कहा 7/18 कर्मचारियों के बच्चे हैं। उसने कहा कितने के नहीं हैं। अब मुझे तो नहीं है निकालना है। अब जरा बातों को समझना, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को। 18 में से 7 के बच्चे हैं। 18 में से अगर 7 के बच्चे हैं तो 18 में से 7 घटाओ तो बचे 11। तो 11/18 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं, तो आपका आंसर है 11/18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें लिखा है एक अतिथि गृह का पहले 3 दिन का किराया 50 रुपये प्रतिदिन, अगले 5 दिन का किराया 100 रुपये प्रतिदिन, अगले दिनों का किराया है 300 रुपये प्रतिदिन, आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क भी है 50 रुपये। एक अतिथि ने कुल 1300 रुपये का भुगतान किया हो तो वो कितने दिन रहा। तो क्वेश्चन ऐसा है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो 50 रुपये तो आपको देना ही देना है। और फिर अगर आप 3 दिन रुकते हो, पहले 3 दिन, तो आपका जो किराया है वो है 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। उसके बाद अगर आप अगले 5 दिन रहोगे तो आपका जो किराया चढ़ेगा वो हो जाएगा 100 रुपये प्रतिदिन। और उसके बाद प्रतिदिन, उसके बाद हर रोज का किराया होगा आपका 300 रुपये प्रतिदिन। ये तो क्वेश्चन ने कहा है। फिर उसने कहा है एक आदमी है, उसने 1300 रुपये दिए थे, तो बताओ वो कितने दिन रहा। तो हमें 1300 का उसका हिसाब लगाना है कैसे। तो सबसे पहले एक बात जरा समझो, वो जो आदमी होगा उसने रजिस्ट्रेशन के 50 रुपये तो देखो दिए ही होंगे, बचे मेरे पास 1250 रुपये। अब अगर वो मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम 3 दिन रहा होगा तो 50 दिया 150 रुपये। तो मैंने माना अगर वो 3 दिन रहता तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से 150 रुपये देता। तो अभी तक मेरे पैसे चले गए 50 और 150, 200 रुपये चले गए, जबकि मैंने 300 दिए, यानी मैं और आगे भी रुका हूँ। अब अगर मैं अगले 5 दिन रहता, 5 दिन, सॉरी 5, तो यहाँ का जो हिसाब है वो 100 रुपये पर डे, 100 × 5, तो भी मेरे कितने पैसे बैठते हैं 500 रुपये। अगर मैं जोड़ूं तो 500 और ये 200 था। अभी तक मैं 700 रुपये खर्च कर चुका हूं। अभी तक दिए हैं मैंने 1300, यानी मुझे 600 रुपये का और हिसाब लगाना है, तभी तो 1300 बैठेंगे। और इसके बाद रोज के मेरे 300 रुपये लगते हैं। जब रोज के मेरे 300 रुपये लगेंगे और मैंने 600 रुपये दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 2 दिन रुका हूँगा, तभी तो मैंने 300 × 2 यानी 600 रुपये दे दी। अब मेरा देखो हिसाब भी पूरा हो गया। तो क्वेश्चन ने कहा है वो कितने दिन रुका होगा। 3 और 5 8 और 2 10, 10 दिन वो रुका रहा वहाँ और 1300 रुपये उसके खर्चा हो गया। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कितने दिन रुका रहा, तो आपका आंसर है 10 दिन रुका रहा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 56 को। तो देखिए क्या कहता है 56 कहता है एक टैक्सी का प्रथम 60 किलोमीटर का किराया है 4 रुपये पर किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर का है 5 रुपये प्रति किलोमीटर, उसके बाद की यात्रा 5 किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। हर 5 किलोमीटर किराया 8 रुपये है। सतीश द्वारा 320 रुपये का किराया देने के बाद उसके पास कुल धन का 1/4 भाग शेष बचा। ये आपकी बुक में गलत इसमें प्रिंट हो रखा है। कुल धन को काट के हमने ठीक कर दिया गया है कि उसके पास दिए धन का 1/4 शेष बचा। जहाँ कुल धन है उसको काट के है दिए हुए धन का 1/4 शेष बचा। तो आरंभ में उसके पास कुल कितना धन था, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सवाल कहता है सबसे पहले वो उसकी टैक्सी का किराया जो है वो प्रथम अगर 60 किलोमीटर जाता है तो यहाँ उसका किराया है 4 रुपये प्रति किलोमीटर, 4
रुपए प्रति किलोमीटर। उसके बाद अगर वो अगले 60 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया है 5 रुपये प्रति किलोमीटर। फिर इसके बाद जैसे ही वो अगले 5 किलोमीटर जाएगा तो उसका किराया आ जाएगा 8 रुपये। यहाँ प्रति किलोमीटर नहीं है, यहाँ 5 किलोमीटर का 8 रुपये। या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि 1 किलोमीटर का जो पैसा होगा वो 8/5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5 किलोमीटर को भी 1 किलोमीटर के हिसाब में बना दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वो कुल 320 किलोमीटर की यात्रा उसने करी है, 320 किलोमीटर। तो हम देखते हैं 320 किलोमीटर के कितने पैसे बनते हैं। 320 किलोमीटर के तो सबसे पहले अगर वो 60 किलोमीटर जाएगा 4 रुपये के हिसाब से तो 240 रुपये तो भुगतान कर देगा। अभी कितना किलोमीटर हुआ है 60। फिर अगले जब वो 60 जाएगा तो 5 रुपये के हिसाब से 300 रुपये दे देगा। तो अभी तक उसने 540 रुपये दे दिए और कितने किलोमीटर हो गए उसके, देखो यहाँ अगर आप हिसाब लगाओ तो 120 किलोमीटर हो चुके हैं। 120 हो गए, गया है वो 320। तो अब उसे कितना और जाना है, 200 किलोमीटर और जाना है, 200। और उसके बाद हर एक किलोमीटर के 8/5 रुपये देगा। अगर मैं इसे 8/5 से गुणा कर दूं तो 5 से जाएगा 4 बार और 8 चौक 32, तो 320 रुपये और देगा। इनको जोड़ दो 0 6 8, यानी कुल मिलाकर उसने 860 रुपये का भुगतान किया। और क्वेश्चन ने कहा है कि अब उसके पास जो शेष बचा है वो दिए गए धन का, यानी 860 का 1/4 अब शेष बचा है। तो सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 और ये जाएगा इतना, तो 215 रुपये अब उसके पास क्या बच गया, शेष बच गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब वो घर से गया था प्रारंभ में उसके पास कुल कितना धन था प्रारंभ में। तो 860 रुपये तो उसने टैक्सी वाले को दे दिए, अपनी जेब से ही तो दिए होंगे, और शेष उसके पास बचा है 215 रुपये। आप इनको जोड़ दो, ये हो गया 5 और 6 और 1 7, 8 और 2 10, यानी उसके पास प्रारंभ में जो पैसे थे वो थे 1075 रुपये, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में लिखा है एक परीक्षा में ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि परीक्षा में 75 प्रश्न हल किए हों और उसे 125 अंक मिले हों तो बताइए कितने उत्तर उसके सही हैं। इसको भी मैं एलिगेशन की मदद से करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एलिगेशन का क्वेश्चन देखा था। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो सही उत्तर करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, यानी प्लस के 4, और अगर वो गलत उत्तर कर देता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है, यानी माइनस का 1। क्वेश्चन ने कहा है उसने जो टोटल प्रश्न हल करे वो है 75 और जो उसे प्राप्त हुए नंबर वो हुए 125। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं 125/75, तो 25 दिया 75 और 5 ये, तो मेरा जो एवरेज आया वो आया 5/3। ठीक है, अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ एवरेज, मैंने कर दिया 5/3। ठीक है, पहले काम तो ये कर दिया। अब मुझे 3 हटाना है, तो 3 की गुणा यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी और यहाँ भी कर दी। ये तो हो गया मेरे पास 12 प्लस का, ये हो गया मेरे पास माइनस का 3 और ये कट गया, ये मेरे पास है 5 का 5। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान देना, 12 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो यहाँ पर तो आ जाएगा 7, और अगर मैं इसमें से ये घटाऊँ तो क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी घट रहा है तो मेरा अब घटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस का, और रेशियो कभी माइनस की होती नहीं है। इसका मतलब सही और गलत जो मैंने क्वेश्चन करे हैं उनका अनुपात आ गया 8:7। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि टोटल क्वेश्चन है 75 और हमारे हिसाब से 8 और 7 15, तो 15 पंजे 75, 1 यूनिट की वैल्यू है 5। तो अगर मैं यहाँ गुणा कर दूँ तो 8 पंजे आते हैं 40। तो उसने पूछा था कितने सवाल सही करें, 40 सही करें। अगर वो बोलता कितने गलत करें तो 7 पंजे 35,
35 सवाल उसने गलत किए होते, मगर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कितने सवाल सही करें, तो आपका आंसर है 40 क्वेश्चन सही करें। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 58 को। 58 में लिखा, एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां और 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों का कितने भाग शिविर में भाग लेता है। तो जो लड़कियां हैं गर्ल्स, उसमें जो भाग लिया है वो है 1/5, और जो लड़के हैं उन्होंने भाग लिया है 1/8। इन्होंने भाग दिया है, इसका मतलब होता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाली संख्या, यानी 5 में से एक लड़की ने भाग लिया और 8 में से एक लड़के ने भाग लिया। तो सवाल ने कहा है कुल कितनों ने भाग लिया। तो देखो, एक लड़की ने भाग लिया, एक लड़के ने भाग लिया, तो भाग लेने वाले तो लोग हो गए 2, और टोटल कितने हैं, 5 लड़कियां हैं 8 लड़के हैं, तो 2/13 लोगों ने भाग लिया है, और यही हमसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 7,500 रुपये अपने सबसे बड़े पुत्र को दिया। उसने अपने कुल धन का 3/10 भाग दूसरे पुत्र को दिया और तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितने पहले व दूसरे पुत्र को दिया था। सबसे छोटे पुत्र को क्या मिला। यहाँ पर भी इस बुक में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो जहाँ लिखा है ना सबसे छोटे पुत्र को क्या मिला, असल में यहाँ क्वेश्चन है कि कुल धन कितना है। आपसे बोला गया है कुल धन कितना है। तो 3 लड़के हैं उसकी, एक तो बड़ा वाला और कोई बीच वाला मंझला, और एक हो गया छोटा वाला लड़का। तो क्वेश्चन ने बोल रहा है सबसे बड़े को तो दे दिए 7500 रुपये, इसे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो फिक्स है, रुपए हैं ये। और जो बीच वाला है दूसरा, उसे दे दिया 3/10 भाग। अब जरा बातों को समझना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल को, यानी 10 में से, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, इसको ध्यान से देखो, 10 में से 3 रुपए बीच वाले को दे दिए, मैंने माना उसके बाद टोटल 10 रुपए हैं, टोटल 10 है, 10 में से 3 दे दिए इस बीच वाले को, 10 में से 3। फिर आगे क्या बोलता है, तीसरे लड़के यानी इस छोटे वाले को इतना धन दिया है जितना इन दोनों को दिया है, यानी जो सबसे बड़ा है और जो बीच वाला है, इन दोनों को मिलाकर जितना धन दिया है वो सबसे छोटे वाले को दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का हिस्सा और इसका अकेले का हिस्सा बराबर है, इसका हिस्सा और इसका हिस्सा बराबर है। यानी अगर उसके पास कुछ धन है तो आधा धन तो इसे दे दिया और आधा धन इन दोनों को दे दिया, इसका अर्थ यही तो है। देखो तभी तो बराबर होगा। मेरे पे मान लो 10 रुपए, 10 में से 5 इसे दे दिए और 5 इन दोनों को दे दिए, तभी तो बराबर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो 3/10 का मतलब होता है 10 में से 3 रुपए इसे दे दिए और हमने जाना आधा इसे दिया है, यानी 5/10 इसे दिए। अब 10 में से 5 रुपए इसे दे दिए, 10 में से 3 इसे दे दिए, तो 5 और 3 8, इसे कितना दिया होगा, 10 में से 2 रुपए। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास इनका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 2, 3 और 5 का। अब क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़े लड़के को जो पैसा मिला है वो 7,500 रुपये मिला है और हमारी रेशियो के हिसाब से इसे 2 यूनिट मिला है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 3,750 आता है 1 यूनिट की वैल्यू। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है उसका कुल धन बताओ कितना है, उसके पास कुल धन कितना था। 1 यूनिट की वैल्यू है 3,750 और हमने कुल यूनिट कितनी मानी है, आप इसे जोड़ दो तो ये है 10, तो आप 10 से गुणा कर दो, तो उस आदमी के पास 37,500 रुपये थे टोटल, और यही आपसे पूछा गया है। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया, 768 रुपये खर्च करना निश्चित हुआ। इनमें से 4 मित्रों के न आने के कारण प्रत्येक को 16 रुपये अधिक देना पड़ा। कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए। अभी हमने लगभग ऐसा ही क्वेश्चन करा था
जो था आपका क्वेश्चन नंबर 51, वहाँ पर भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को देखा था। अब देखो 768 रुपये निश्चित हुआ। कितने मित्र नहीं गए? 4 मित्र नहीं गए कम, जिसके कारण प्रत्येक को 16 रुपये ज़्यादा देने पड़ गए। अगर मित्र ज़्यादा होंगे यानी लोग अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो प्रत्येक का हिस्सा कम हो जाएगा, अगर कम हो जाएंगे तो प्रत्येक का हिस्सा बढ़ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा कर देनी है। कितना आ गया? 64, और इस 64 को इससे भाग कर देना है। तो जब आप भाग करोगे यहाँ पर 1 आएगा और 4 के पाड़े में 2, तो ये 12 आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितने मित्र पार्क में गए थे, पिकनिक में गए थे? 12 मित्र। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 61। 4 बच्चे ABCD मिठाई के डब्बे को आपस में बांटते हैं। A उसका 1/3 भाग लेता है, शेष का 2/5 भाग B लेता है। इसके बाद जो बचा हुआ भाग है C और D आपस में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो बताओ C को कितना भाग मिलता है? यहाँ पर है मेरे पास A, B, C और D। A को मिलता है 1/3 भाग, और इसको जो शेष बच गया, शेष उसका 2/5 लिखा है ना, 2/5 भाग मिल गया। अब जो शेष बच गया, शेष वो इन दोनों ने आधा आधा बांट लिया, ऐसा कुछ ये सवाल बोल रहा है। तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए? 3, 5, 2 और 2 कुछ ऐसा संख्या लो जो इन सब से भाग हो जाती हो, यानी इनका ले लो आप एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लोगे 3, 5, 2, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30। तो मैंने माना वहाँ पर जो टोटल मिठाई है वो 30 है, मैंने माना इनमें 30 मिठाई बटनी थी, 30 मिठाई। तो इसे कितनी मिल गई? 30 का 1/3 यानी 10 मिठाई तो इसे मिल गई, 10 मिठाई। अब 30 में से 10 मिल गई, बचे कितने? 20। अब 20 का 2/5 इसे मिलना है, 20 का 2/5 तो 4 दूनी 8, 8 मिठाई इसे मिल गई। तो टोटल मेरे पास थी 30, 10 इसे दे दी, 8 इसे दे दी। अभी तक 18 मैं बांट चुका हूँ, बचे कितने? 12। और क्वेश्चन कह रहा है वो 12 इनमें बराबर बराबर बांट दिया गया, 6 इसे मिल गया, 6 इसे मिल गया। तो ये तो आ गया मेरे पास इनका अनुपात। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है सी का भाग बताओ। तो सी को 6 मिठाई मिली, लेकिन किस में से? टोटल कितना है? 30। तो यहाँ तो हमें टोटल लिखना होता है। तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। तो आपका आंसर आ गया कि सी को 1/5 भाग मिलेगा मिठाइयों का। क्वेश्चन नंबर है 62। एक कक्षा प्रातः 7 बजे आरंभ होती है और 10:27 पर समाप्त हो जाती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होता है। तो प्रत्येक पीरियड बताओ कितने अंतराल का है। तो खत्म हुई है 10:27 पर और शुरू हुई थी सुबह 7 बजे। तो हम देखते हैं कि ये टोटल क्लास कितनी चली? 27 ये और 3 ये, यानी ये क्लास 3 घंटे और 27 मिनट चली। अगर मैं इन सबको ही मिनट में बना लूँ तो 3 घंटे को 60 से कर दिया और प्लस 27, तो ये हो गया 180 और 27, तो ये 702 यानी 207 मिनट टोटल मेरा स्कूल चला। ठीक है, ये तो फिलहाल हम ये बात समझ गए। अब यहाँ पर 4 पीरियड हुए हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड और चौथा पीरियड। क्वेश्चन ने कहा है हर पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश है। तो पहला अवकाश आपको यहाँ मिला होगा, इसके बाद दूसरा अवकाश आपको यहाँ मिला इस पीरियड के बाद, तीसरा आपको यहाँ मिला और यहाँ कोई अवकाश नहीं क्योंकि 4 ही पीरियड थे और 4 के बाद तो फिर छुट्टी हो गई। तो यानी आपको 1, 2, 3 अवकाश मिले हैं 5-5 मिनट के। देखो टोटल क्लास हुई, टोटल जो आपका विद्यालय चला है वो 207 मिनट चला है और 5 दिया 15 मिनट तो अवकाश में ही चले गए। ये आ गया 2, ये आ गया 9 और ये आ गया 192। इसका मतलब जो क्लास हुई है आपकी वो टोटल 192 मिनट हुई है और इस 192 मिनट में आपके 4 पीरियड हुए हैं। तो 192 को अगर मैं 4 पीरियडों से भाग कर दूं तो प्रत्येक पीरियड का टाइम आ जाएगा कितने मिनट का है, तो कर दो भाग। 4 चौक 16, कितना बचा यहाँ 3 32 और 4 8 32,
तो प्रत्येक जो पीरियड चला है वो 48 मिनट का चला है। ऐसा ही क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है, आंसर क्या आ गया 48 मिनट। क्वेश्चन नंबर 63, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए और 280 चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के आधे यात्री उतर गए और 12 चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर गाड़ी में 248 यात्री थे, तो आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे। तो मैंने माना लेट टोटल जो यात्री थे वो x थे, ऐसे मैंने मान लिया। पहला स्टेशन आ गया जनाब, तो कितने उतर गए, x का 1/3 उतर गए। जो उतर गए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो रेल में चढ़े हुए हैं उसकी बात करते हैं। ये नीचे वाली संख्या टोटल को दर्शाती है, 3 में से 1 उतर गया, 3 में से 1 उतर गया, तो बचा कितना है, 3 में से 1 उतर गया, यानी 2 बचे हुए हैं। तो यानी 2/3 यात्री तो अभी बचे हुए हैं पहले स्टेशन पर, और कितने और चढ़ गए, 280 और चढ़ गए। तो ये स्थिति होगी मेरी पहले स्टेशन पे। अब आया दूसरा स्टेशन, यहां पर आधे यात्री उतर गए, आधे। तो एक बात बताना, 2/3 का आधे उतर गए, जो उतर गए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो बचे कितने, आधे उतर गए तो आधे ही तो बचे हैं। अगर मैं इसका आधा करूं तो मेरे पास कितना आया, 1/3 बचे हुए। तो इस x का 1/3 बचे हुए यहाँ, और इसके आधे अगर मैं उतार दूं तो 140 उतर गए। तो मैंने क्या करा, इस पूरे सिचुएशन के आधे निकाल दिए, इसका आधा ये बचा, इसका आधा ये बचा, और दूसरे स्टेशन पर 12 यात्री और चढ़ गए। मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद जब तीसरा स्टेशन आया तो मैंने देखा कितने यात्री थे उसमें, 248 यात्री थे। यानी यहाँ तीसरे स्टेशन पे तो कोई उतरा नहीं, यहाँ काउंटिंग करी तो 248 है। ये कौन से 248 है, जो ये वाले जो लोग हैं ये बराबर 248 के हैं। बस आपको इनको सॉल्व कर देना है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 2, 5, 152, और ये उस तरफ अगर मैं ले जाऊं, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, x गुणा 1/3 बराबर 248 माइनस 152, ये ऐसे हो गया। तो x/3 यहाँ पर जाएगा 6, ये आएगा 9। अब 3 की गुणा में वहाँ कर दूँ तो x आएगा 96 गुणा में 3, 6 या 18, 9 या 27 और 1 28। तो x की वैल्यू आ गई 288, और x मैंने क्या माने थे, यात्री माने थे। तो मेरे टोटल कितने यात्री निकल के आए, 288, यानी प्रारंभ में जो यात्री थे वो थे 288। 64 में लिखा है कि ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यह पहली बार 1:54 पर जली और अंतिम बार 3:17 पर जली। तो बताओ पूरे अंतराल में कितनी बार जली। अंतिम बार जली थी 3:17 और सबसे पहली बार ये बजी थी 1:54 ये मैंने दूर दूर इसलिए लिखा है, जरा समझना, ये घंटे हैं, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो मैं ये देखता हूँ इसको घटा के कि पहली बार यहाँ बजी थी, अंतिम बार यहाँ है, इसने टोटल कितना समय लिया है। अगर मैं यहाँ घटाऊँ, देखो यहाँ घटाऊंगा तो सेकंड को सेकंड से घटाना है, मिनट को मिनट से और घंटे को घंटे से। तो जब मैं घटाने पर आया तो यहाँ पर तो ये छोटा है, ये बड़ा है, घट सकता नहीं, इसका मतलब अब यहाँ से हासिल जाएगा। तो अब जरा ध्यान से समझना, ये मिनट है, मिनट। जब आप मिनट से सेकंड में हासिल लोगे तो 1 मिनट जब यहाँ जाएगा तो हासिल आएगा 60 का, क्योंकि 1 मिनट यहाँ 60 सेकंड बन जाएंगे। तो यहाँ कितना बच गया मेरे पास, जब ये 60 में हासिल लूँगा ये आ जाएगा 9 और 109। अब आप घटा दो, यहाँ पर कितना आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 5। तो जब आपने 1 हासिल वहाँ दे दिया था तो अब यहाँ पर तो 16 बचा हुआ है।
अब आप जब 16 में से 54 घटाओगे ये घटेगा नहीं, फिर मैंने यहाँ से हासिल लिया। तो जब 1 घंटे मिनट में जाएंगे तो ये फिर 60 मिनट बन जाएंगे। 16 और 60 यानी ये मेरे पास 76 हो चुके हैं। और 76 में अगर घटाऊँ 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2। अब यहाँ से भी मैंने हासिल ले लिया था, यहाँ तो 2 बचा तो 2 में से जाएगा 1। तो मेरे पास जो फिलहाल ये आया 1 घंटा 22 मिनट और 59 सेकंड। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये हर 13 सेकंड के बाद बचती है, तो मुझे इन सबको सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में तो होते हैं 3600 सेकंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट को 60 से कर दो, ये तो हो गया सेकंड। और ये 22 गुणा 60 ये सेकंड, और ये तो मुझे सेकंड दिया ही हुआ है। तो ये हो जाएगा 3600, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13 और ये 59। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं ये हो गया 9 और 5 और 2 7 और यहाँ पर कितना बच गया फिर 3 और 6 9 और यहाँ मेरे पास बच गया 4। तो कुल मिलाकर इतने सेकंड हो गए 4979 सेकंड। अब ये कहता है हर 13 सेकंड के अंतराल पे बचती है, तो मैं इसको 13 से भाग कर देता हूँ। तो जब मैं 13 से भाग करूँगा तो 13 तिया 39 और ये आ जाएगा मेरा भाग कर कुरा के 383। तो मैंने देखा कि ये हर 13 सेकंड के अंतराल पे बचती है, तो इसको मैंने 13 से भाग करा तो ये कितनी बार बजी, 383 बार बजी। मगर जब भी आपका क्वेश्चन हो जहां आपका स्टार्टिंग पॉइंट और लिखा हो कि एक बार वहां ये बजी थी, तो आप उस एक को हमेशा ऐड कर लोगे, तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 384। यानी हमसे बोल रहा था कि जो ये बत्ती है कब जली या घंटी है तो कब बजी, तो आपका जो सही है टोटल कितनी बार बजेगी, 384 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सरलीकरण जो चैप्टर आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में आज ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसका एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी अगर कुछ बात रह जाए, आपको मैं समझा ना पाया हूँ, तो आप कमेंट में लिखना कि ये इसमें कमी रह गई, या कोई सुझाव आप देना चाहो तो उसको दे सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।